नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन हरियाणा पंजाब में, जहां हम बात करते हैं हरियाणा और पंजाब की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत शिरोमणि नामदेव जी की जयंती पर महम धर्मशाला रोहतक के लिए 21 लाख रुपए और प्रदेश में अलग अलग जगहों पर नामदेव धर्मशालाओं के लिए 31 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने प्रदेश में किसी एक सरकारी संस्थान का नाम नामदेव महाराज के नाम पर रखने की भी घोषणा की। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। अगर हम देखते हैं केदार बाबा के जीर्णोद्धार की बात, इन्हीं 10 वर्षों के अंदर आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये हमारी संस्कृति का संरक्षण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में किया। भाइयों, इन्हीं 10 वर्षों के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने काशी विश्वनाथ के जीर्णोद्धार का कार्य किया है और इन्हीं 10 वर्षों के अंदर उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में कॉरिडोर बनाने का काम, उसका भी जीर्णोद्धार करने का काम इन्हीं 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भाइयों, इन्हीं 10 वर्षों में सोमनाथ का जीर्णोद्धार करने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। अगर हम कुरुक्षेत्र के अंदर देखें, ये भगवान श्री कृष्ण की धरा, जहां पर गीता का ज्ञान इस पवित्र भूमि से दिया गया, उस भूमि का भी जीर्णोद्धार करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने मजबूती से किया। भाइयों, एक एक हमारी जो संस्कृति, हमारे संस्कार हैं, उनका भी संरक्षण करने का काम ये इन 10 वर्षों के अंदर किया गया है। भाइयों, लंबे समय से हमारे संत शिरोमणि नामदेव जी की जो तपस्या और जो वो एक मार्ग हमें देते थे, उनकी सोच को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। हरियाणा प्रदेश में किसी एक सरकारी संस्थान का नाम संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज के नाम से रखा जाए, एक स्थान के ऊपर अवश्य उनके नाम से कोई शिक्षण संस्थान को रखा जाएगा। इस बात को हम स्वीकार करते हैं। आपने दूसरी एक और मांग कही है कि नामदेव समाज सिलाई कढ़ाई कला रोड बनाने की आपने मांग रखी है। मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं कि सरकार के अंदर इसका पूर्ण विचार और करके इसके ऊपर भी कोई न कोई निर्णय वो जल्दी लिया जाएगा, ताकि हमारे समाज के लोगों को इसके माध्यम से वो लाभ मिले, उसके बारे में भी देख करके वो विचार किया जाए। और आपने कुछ धर्मशालाओं के अलग अलग, चाहे उनके ऊपर सोलर पैनल की बात हो, चाहे अन्य धर्मशाला बनाने की बात हो, आपने इसके अंदर अलग अलग मांगों में अलग अलग शहरों की लिखी है। मैं आज आप लोगों के बीच में इस बात की मैं कहता हूं कि जहां पर भी एक पॉलिसी बनी हुई है, आप लोग अप्लाई कीजिए और मुझे बता दीजिए। ये जिम्मेवारी मेरी है कि नामदेव समाज को वहां जगह उपलब्ध करा करके देने का कार्य ये हमारी सरकार करेगी। ये धर्मशाला बन रही है। मैं अभी तो आपको, क्योंकि काम चालू हो जाए उसके ऊपर, 21 लाख रुपया कल ही जारी हो जाएगा इसके लिए, और 31 लाख रुपया में अलग अलग जो धर्मशालाएं हैं जो प्रधान हमें बताएंगे उनके लिए भी दे रहा हूं। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ओबीसी के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियों को उसका लाभ मिलना है, शुरू हो गया मिलना। जिससे वंचित थे, लंबे समय से वंचित थे, और ये लोग जो विपक्ष के अंदर बैठे हैं, ये इस प्रकार का दुष्प्रचार करते रहते हैं कि भाई हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया।
अगर कर दिया तो कोई सुधार क्यों नहीं हुआ, सुधार होना चाहिए था। परंतु आज मुझे खुशी है बताते हुए कि नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टैंड लेकर के ओबीसी समाज को आगे बढ़ाने का निर्णय किया है, ओबीसी समाज को आगे बढ़ाने का निर्णय किया। मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए काका कालेलकर की रिपोर्ट से लेकर के कमीशन मंडल की रिपोर्ट तक कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के अंदर खड़े होकर के कि ओबीसी को अधिकार न मिले इसका विरोध किया है। और जब 2016 में लोकसभा के अंदर ये बिल लेकर के नरेंद्र मोदी जी आए, हमारा राज्यसभा के अंदर बहुमत नहीं था, लोकसभा के अंदर ये बिल पास हो गया, राज्यसभा के अंदर जाकर के गिर गया। उसका विरोध 2016 के अंदर भी एक कांग्रेस घमंडिया गठबंधन के लोगों ने किया कि ये ओबीसी को अधिकार नहीं मिलने चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, जहां बात करेंगे पंजाब के समराला की, जहां देर शाम सरहिंद नहर के पास गड़ी पुल में पुलिस की और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में कृष्ण साहनी नाम का गैंगस्टर घायल हो गया, तो वहीं उसके दूसरे साथी जतिन मोंगा को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी अमनीत कौंडल ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि कुछ दिनों पहले गैंगस्टर्स ने एएस कॉलेज में फायरिंग की थी, जिसमें एक शख्स घायल हो गया था। इसके बाद बदमाशों ने पेट्रोल पंप भी लूटा था। पुलिस ने गैंग के अजय राठी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। तो वहीं आज सीआईए स्टाफ खन्ना की टीम ने इन बदमाशों को पकड़ने के लिए नाकाबंदी की हुई थी, जिस दौरान पुलिस ने एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों को रोका, लेकिन वे दोनों आपस के जंगल की ओर वे दोनों पास के जंगल की ओर भागे और जब पुलिस टीम ने उनका पीछा किया तो दोनों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस बीच एक गोली पुलिस की गाड़ी में भी लगी। एसएसपी अमनप्रीत कौंडल ने बताया कि गिरफ्तार गैंगस्टर कृष्णा साहनी के खिलाफ 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें मादक पदार्थों की तस्करी और जानलेवा हमला जैसे मामले शामिल हैं। तो दूसरे गैंगस्टर जतिन मोंगा पर मादक पदार्थों की तस्करी, डकैती और कई प्रकार के 4 मामले दर्ज हैं और इन दोनों का ही आपराधिक पृष्ठभूमि भी मौजूद है। ਸਾਡਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੰਨਾ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਐਸ ਕਾਲਜ ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ ਸੇਲਸਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਕਰਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੱਕ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਜੇ ਰਾਠੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਮੇਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਉਸ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਲਟੀਪਲ ਟੀਮਸ ਇਸੇ ਕੇਸ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੇਨਸਟੇਕਿੰਗਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵੀ ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੀਡਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਚਾਲੂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਇਨਪੁਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੇਨ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੈਗੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੈਟ ਸਾਡੀ ਸੀਆਈਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਨੀਲੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਾਹਨੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਤਿਨ ਮੋਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਟਰਾਈ ਟੂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗਿਰ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਦੇ ਹੈਡ ਵੈਪਨਸ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਫਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ सीआई इंचार्ज ऑफिशियल व्हीकल पे लगे। तो खबर पटियाला से है, जहां टूटी सड़क को लेकर यूथ कांग्रेस की तरफ से आज पटियाला के नगर निगम दफ्तर का घेराव किया गया। पटियाला के नगर निगम कमिश्नर की तरफ से मांग पत्र नहीं लेने पर यूथ कांग्रेस का गुस्सा फूट पड़ा। यूथ कांग्रेस की तरफ से नगर निगम के दरवाजे पर ताला लगाने पटियाला पुलिस ने उन्हें रोका। पटियाला पुलिस और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में खींचतान भी हुई। वहीं मीडिया से बात करते हुए यूथ कांग्रेस के प्रधान संजीव कुमार की तरफ से कहा गया कि जहां
पंजाब सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। वहीं बात करें पटियाला की, तो पटियाला में डायरिया की बीमारी से कई लोगों की मौत हो गई है, लेकिन किसी का इस ओर ध्यान नहीं है। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਡਾਇਰੀਏ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਵਾਰ ਨਗਮ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕ ਘਰ ਦੇ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਟਰ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਾਇਰੀਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਫੀਲਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਉਤਰੋ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੀਏ ਪਾਣੀ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ? ਇਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਟਿਆਲਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ सीएम तक किते भी जाना पड़ेगा, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ तक जाके संघर्ष करेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। तो आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सदन में बजट का मुद्दा उठाया और बजट में खेल का मुद्दा उन्होंने हाईलाइट करते हुए कहा कि ओलंपिक के लिए भारतीय दल में करीब 21% खिलाड़ी हरियाणा से हैं। पिछले 4 ओलंपिक, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में करीब 40 से 50% पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। इतनी उपलब्धियों के बावजूद राज्य को पर्याप्त बजट नहीं मिल रहा है। खेलो इंडिया के तहत हरियाणा को सिर्फ 65 करोड़ रुपए ही दिए गए, जबकि कुछ ऐसे राज्यों को ज्यादा हिस्सा मिला जहां से बमुश्किल 2 से 3 खिलाड़ी ही ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुल बजट में भी राज्य की उपेक्षा की गई है और अपने संबोधन में राज्य का नाम ना लेने का कारण उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं दीपेंद्र हुड्डा ने सदन में और क्या कुछ कहा। ओलंपिक खेलों का 6ठा दिन है। जैसा आप जानते हैं, पूरे देश के लोग अपने टीवी के आगे आंखें गटाए हुए भारत के प्रदर्शन की तरफ देख रहे हैं। 3 मेडल अभी तक हमारे आए हैं और हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि 3 मेडल में से 2 मेडल हरियाणा के हमारे बच्चे लेके आए हैं। और ये केवल इसी ओलंपिक में नहीं, हमें गर्व है इस बात का कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने हमेशा भारत माता की झोली को मेडल से भरने का काम किया है। 21वीं सदी में अभी तक ओलंपिक खेलों में 20 इंडिविजुअल मेडल आए हैं, जिसमें से 12 हरियाणा के खिलाड़ियों ने अर्जित किए हैं, यानी कि 50% से ज्यादा। ओलंपिक, एशियाई और कॉमनवेल्थ खेलों में 40 से 50% तक मेडल हरियाणा खिलाड़ी लेके आ रहे हैं। और प्रतिभागियों की अगर हम संख्या देखें, यानी कंटिंजेंट का हिस्सा, तो लगभग 1/4 हरियाणा के खिलाड़ी भारत के किसी भी कंटिंजेंट, चाहे इस वर्ष के ओलंपिक के खेलों की बात रही हो। लेकिन हमें उम्मीद थी कि प्रोत्साहन मिलेगा और पुरस्कार मिलेगा, लेकिन खेलो इंडिया का जो ब्यौरा दिया गया इस सदन में परसों मंत्री जी द्वारा, उसमें ये पाया गया कि 2200 करोड़ कुल व्यय में हरियाणा के बाटे केवल 65 करोड़ रुपए, यानी कि 3% से कम की राशि हरियाणा को दी गई।
जो कि मैं समझता हूं किसी भी अनुपात में ये न्याय संगत नहीं है। दूसरी ओर गुजरात जैसे प्रदेश, वहां पर 500 करोड़ से ज्यादा 20% गुजरात को दिया गया खेलो इंडिया का आज तक का पूरा भारत का बजट और 20% उत्तर प्रदेश को। हमें कोई द्वेष नहीं है गुजरात से या उत्तर प्रदेश से, वहां भी मिले, लेकिन हरियाणा से क्या नाराजगी है इस सरकार की, ये समझ से बाहर की बात है। अगर गुजरात में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है तो हाल फिलहाल तो हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है, चाहे आने वाले दिनों में जाने वाली हो। मेरा यही सरकार से ये आग्रह है कि हरियाणा के साथ न्याय हो, न्याय संगत तरीके से हरियाणा खिलाड़ी जब मेडल अर्जित करते हैं तो देश का झंडा ऊंचा जाता है, तिरंगा झंडा ऊंचा जाता है। तो हरियाणा जब इतना भारत माता की झोली में भर रहा है तो हरियाणा के साथ भी न्याय मिले और हमें बजट मिले। बजट की तरह खेल बजट में भी हरियाणा को आप भूल गए। तो आगे बढ़ते हैं, जहां खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां न्यू लघु सचिवालय में कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई, जिसमें परिवहन मंत्री असीम गोयल एक्शन मोड में नजर आए। बैठक में उन्होंने दुर्व्यवहार के चलते बिजली विभाग के कार्यकारी अभियंता को सस्पेंड करने का आदेश जारी किए और बैठक के दौरान गैर हाजिर रहे डीटीसी को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में कुल 14 एजेंडे रखे गए थे। सभी को सुनने के बाद 9 शिकायतों को फाइल किया गया, जबकि बकाया शिकायतों को पेंडिंग रखा गया है। इसके अलावा बैठक में 28 और शिकायतें भी सुनी गई, जिन पर राज्य मंत्री असीम गोयल ने कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए और राज्य मंत्री ने अधिकारियों को जनता के साथ अच्छा व्यवहार रखने की भी बात कही। देखिए, आदरणीय श्री नैब सिंह सैनी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश अध्यक्ष मीना बोली के अध्यक्ष में आज पूरे प्रदेश में बहुत से कार्यक्रम हुए, लेकिन एक सौभाग्य है कि आज जो हम 2024 का इलेक्शन है उसकी हम जो शुभारंभ करने जा रहे हैं वो हम कुरुक्षेत्र से रैली द्वारा कर दे रहे हैं, जिसके अंदर हमारे सेंट्रल लीडर आदरणीय महेंद्र प्रधान जी आ रहे हैं, उसके अंदर आदरणीय विपल देव जी आ रहे हैं, आदरणीय श्री मनोहर लाल जी कैबिनेट मिनिस्टर आ रहे हैं, नैब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री और सारे मंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बहुत बड़ी ये रैली का अभी शुभारंभ रखा है। ये त्रिस्तरीय विधानसभा की रैली है और 4 तारीख को 10 बजे क्षेत्र नाग मंडी में होगी। इसमें बड़ी तादाद में लोगों के अंदर जोश है। ये रैली अपने आप में देखने वाली रैली शुरुआत भी दी जा सकती है। देखिए, रैली में शुरुआत पे हम अभी मैं कहूँगा किस प्रकार के जन कल्याण के कार्य हमारी नैब सिंह सैनी की सरकार कर रही है। 5 तारीख को कैबिनेट में भर्ती में रहने वाले हैं और उनकी पूरी टीम दिन रात हम लोग फील्ड में लगे हुए हैं। जिस तरीके असीम गोयल जी आज हमारे मंत्री यहाँ पर आए हुए, उस पर की मीटिंग हुई, मीना माला में हुई, इस प्रकार से हम लोगों की यूनिवर्सिटी सुन रहे हैं, उनका हल भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है पूरा का पूरा जाना। नैब सिंह सैनी जी तो उनकी बात क्या मुख्यमंत्री जी की, रात को भी अगर 2:30 बजे भी आदमी जाता है उसको भी मिलते हैं। जो बात उन्होंने कही वो करके दिखा दी जनता से कि मेरी कबीर के आलम के जो कुटिया है उसके दरबार 24 घंटे खुले, तो उनके खुले हैं। तो मैं चाहूँगा कि जनता से अपील भी करूँगा कि किसी भी समय अगर अपनी समस्या को मुख्यमंत्री जी को कह सकते हैं, नैब सैनी जी को हमें कह सकते हैं, 24 घंटे हम लोग तैयार रहते हैं। आज कुरुक्षेत्र की जो है ग्रीवेंस की मीटिंग थी और 14 जो एजेंडे इसमें रखे गए थे, 5 को पेंडिंग में रखा गया है और 9 के ऊपर जो है उनको फाइल कर दिया गया है कार्रवाई करते हुए। उसमें कुछ संतुष्टि पत्र भी आए थे कंप्लेनेंट्स के और जो बाद में भी शिकायतें सुनी गई हैं, लगभग बाद में भी 28 लोगों की शिकायतें थी, उनके ऊपर भी जो है संज्ञान लिया गया है। और हमारी सरकार नायब जी के नेतृत्व के अंदर हर आमजन तक जो है उनकी समस्याओं का समाधान बनने का हमने एक संकल्प लिया है और हम उस समाधान को बनने के लिए, समाधान खोजने के लिए लगातार फील्ड में है और पूरी सरकार इसको लेकर आगे काम कर रही है। एक अधिकारी को सस्पेंड भी किया गया एक्शन में। देखिए, जितनी कंप्लेंट्स उनके बारे में आई, उनके डिपार्टमेंट के बारे में, वो हर बार कोई एक संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए और जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, वे ऑफ टॉकिंग था पब्लिक के साथ तो आपको और चेयर के सामने भी एक सिस्टम होता है कि आप पब्लिक से बात करते हो तो पब्लिक के आगे आपको बड़ी विनम्रता से और सारी बात पब्लिक से ही अगर वो आप भद्रता कर रहे हैं और मेरे सामने कर रहे हैं तो ये बर्दाश्त वाली चीज नहीं है। हमारी सरकार हमारे लिए जो आम आदमी है, जो हमारे लिए अगर मैं कहूँ पब्लिक है, वो हमारे लिए हमारे भगवान है और लोकतंत्र के अंदर ऐसा चलता नहीं है कि आप उनको गाली दें, इसलिए उनको सस्पेंड किया। तो रुक करते हैं रोहतक का, जहां बारिश से जल भराव की समस्या हो रही है।
ऐसे में रोहतक के कच्चा बाजार में हल्की सी बारिश आने से पानी भरने पर एक खंबे में करंट आ गया, जिसके कारण दूध देने वाली 3 गायों की अकाल मृत्यु हो गई। इन 3 गायों में से एक ने 15 दिन पूर्व ही एक बच्चे को जन्म दिया था और बाकी गायें गर्भधारी थी और लगभग 10 दिन बाद ही बच्चों को जन्म देने वाली थी। इस हिसाब से 3 नहीं 5 पशुओं की अकाल मृत्यु हुई। 3 गायों की मौत के बाद सदर थाना अंबाला छावनी में संबंधित विभाग के खिलाफ मुकदमा नंबर 309 दर्ज करवाया गया ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। हल्की सी बारिश होने पे अंबाला छावनी में पानी भर गया। कच्चे बाजार में भी रात को पानी पूरा भरा हुआ था, 2-2, 3-3 फुट पानी था और इस पानी भरने की वजह से इस खंबे में करंट आ गया। खंबे में करंट आने की वजह से इस गरीब मेरे भाई की 3 गायों की मृत्यु होगी, जिनमें से 2 गायें गब्बन थी, 15-15 दिन के बाद ब्याने वाली थी। ये 3 गायें नहीं, 2 बच्चों के साथ 5 जानवरों की मृत्यु हुई है और इसके लिए बिजली बोर्ड जिम्मेवार है। मैं तो कहूंगा कि बिजली बोर्ड इस नुकसान की भरपाई भी करे और इस भाई की क्षतिपूर्ति भी करे ताकि इसको इस नुकसान की प्रतिपूर्ति हो सके। हल्की सी बारिश के कारण 3 गायों और 2 बच्चे जो भी इस दुनिया में नहीं आए थे बहुत दर्दनाक मौत का शिकार हुए हैं। इसके लिए प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, उपायुक्त महोदया को संज्ञान लेना चाहिए और बिजली बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि किसान आंदोलन के चलते बंद शंभू बॉर्डर कांवड़ यात्रियों के लिए मुसीबत बना हुआ है, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और इस महीने में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से भारी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हरिद्वार से गंगा जल लाकर अपने अपने क्षेत्र के मंदिरों में स्थापित शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। लेकिन इस बार किसान आंदोलन के चलते बंद शंभू बॉर्डर कांवड़ियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। कांवड़ियों को अपनी जान जोखिम में डालकर घग्गर नदी या फिर रेलवे लाइन से होते हुए पंजाब जाना पड़ रहा है, जिससे उनका रास्ता 20 से 30 किलोमीटर बढ़ जाता है। तो वहीं इन दिनों पहाड़ों में हो रही बारिश के चलते घग्गर नदी का बहाव भी उफान पर है, जिससे नदी पार करना और भी मुश्किल हो गया है। कांवड़िए नदी के ऊपर से गुजर रही रेलवे पुल से अपनी जान को जोखिम में डालकर पंजाब की ओर जा रहे हैं। कांवड़ियों का कहना है कि हम डर के साए में रेलवे लाइन के साथ किसी तरह बॉर्डर का पार कर पाए। जो साथ में चलने वाले वाहन हैं उन्हें तो और भी लंबे रास्ते लेने पड़ रहे हैं। सरकार को कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों के लिए थोड़ा सा रास्ता खोलना चाहिए था। हम आ रहे हैं हरिद्वार से कांवड़ यात्रा चल रही है, जैसे सबको पता है। हम भी लुधियाना से गए थे, हरिद्वार से कांवड़ यात्रा लेके आ रहे हैं, जल लेके आ रहे हैं। लेकिन जब वापसी हम अंबाला की तरफ से लुधियाना जा रहे थे, शंभू बॉर्डर पे आते ही शंभू बॉर्डर बिल्कुल क्रॉस है किसानों की वजह के कारण। आने वाले लाखों श्रद्धालु पंजाब को कांवड़ आती है, बहुत बुरी तरह परेशान है। आने का कोई रास्ता नहीं है। कांवड़ हम अपने रिस्क पे रेलवे लाइन के ऊपर से हैं, नीचे नदी बह रही है, बारिश का नाले का पानी इतना बड़ा हुआ, अपनी जान पे खेत के लेके आए हैं। साल की तरफ कांवड़ आती है, कांवड़ खंडित होने का बोल डर रहता है। हम इतनी ऊपर से घूम के आ रहे हैं कि नौरी पटियाला की तरफ से बाइक लेके आए। देखो हम बाइक उधर से लेके, हमारी बाइक भी नहीं आने दी। कम से कम 35-40 किलोमीटर का फर्क पड़ गया। अगर ये सरकार थोड़ा ध्यान दे रही इस तरफ के लिए तो थोड़ा एक रास्ता खुलवा देती सिर्फ कांवड़ियों के लिए, तो उसके लिए बहुत ज्यादा मेहरबानी होती। बस यही कहना चाहूंगा कि आने वाले बहुत सारे कांवड़ियों को बहुत परेशानी हो रही है। ये 3 दिन और 2 दिन और यात्रा चलेगी। लाखों श्रद्धालु पंजाब की ओर आ रहे हैं। पंजाब, लुधियाना, जलंधर, पठानकोट, लाखों श्रद्धालु। तो रुक करते हैं पंजाब के जालंधर का, जहां बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां निविदा आवंटन मामले में पंजाब कांग्रेस समिति के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री भरत भूषण आशु गिरफ्तार किए गए। पूर्व ईडी ने जालंधर कार्यालय में उन्हें गिरफ्तार किया है। भारत भूषण आशु गुरुवार सुबह ईडी कार्यालय पहुंचे थे, जहां शाम तक लगातार उनसे पूछताछ की जा रही थी। ईडी ने पूछताछ के बाद आशु के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की है। पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु जब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के प्रभारी थे, तब उन पर करीबन 2000 करोड़ रुपए के टेंडरों में घोटाले का आरोप लगा था।
तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सावन की शिवरात्रि के दिन कई कांवड़ी अपनी यात्रा समाप्त करते हैं। तो ऐसे में अंबाला का एक मुस्लिम युवक कांवड़ियों की सेवा में लगा है और उन्हें ठंडा पानी पिला रहा है। युवक का नाम राशिद है, जो कांवड़ यात्रा के दौरान सेवा करता नजर आ रहा है। वो सुबह से शाम तक कांवड़ियों के लिए जल और कांवड़ रखने का काम करता है। आपको बता दें, ये युवक अंबाला में नारियल पानी बेचने का काम करता है और मानवता के नाते कांवड़ियों की सेवा में लगा। उनके लिए बाकायदा ठंडे पानी के कैंपर रखे हैं और उन्हें पानी पिलाते हैं। राशिद कहते हैं, मैंने कांवड़ियों की सेवा के लिए ठंडे जल का इंतजाम किया हुआ है। जो भी यहाँ से निकलते हैं सभी को ठंडा पानी पिलाकर ही आगे भेजता हूँ। वहीं हरिद्वार व ऋषिकेश से कांवड़ लेकर जा रहे युवकों का कहना है कि वे ऋषिकेश से पैदल कांवड़ लेकर आ रहे हैं और रास्ते में जगह जगह कांवड़ शिविर लगे हुए जहां उनकी खूब सेवा की जा रही है। उन्होंने बताया कि उन्हें रास्ते में भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। तो वहीं अगली खबर का रुख करते हैं, जहां सावन की शिवरात्रि पर कांवड़ में गंगा जल लेकर आने वाले शिव भक्त कांवड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिला। गुरु पूर्णिमा को हरिद्वार से पैदल चले लगभग कांवड़िए गुरुवार तक अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। शिवरात्रि से एक दिन पहले देर रात कांवड़ यात्रा के अंतिम दिन सभी शिव भक्तों को तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने नजदीकी शिव मंदिरों तक पहुंचते हुए देखा गया। तो वहीं रात 12 से शिव मंदिरों में कांवड़ियों द्वारा गंगा जल से जलाभिषेक करने का सिलसिला भी शुरू हो गया। पिपली से पिहोवा रोड पर जगह जगह विशाल सेवा शिविर भी लगाए गए थे, जिसमें प्रतिदिन सैकड़ों शिव भक्तों के लिए ठहरने, खाने पीने तथा चिकित्सा संबंधित तमाम सुविधाएं उपलब्ध थी। तो फिलहाल हमारे खास बुलेटिन हरियाणा पंजाब में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहो इंडिया वॉइस। धन्यवाद।